क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है और पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर में प्रश्न किस तरीके के पूछे जाएंगे, क्या पेपर आसान आएगा या फिर कठिन आएगा और कैसा आएगा। जी हां, मैं आपको पेपर का पूरा पैटर्न समझाने वाला हूं। साथ ही मैं आपको इस मॉडल पेपर के द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराने वाला हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 16 फरवरी को हिंदी विषय के पेपर में आने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर मैं आप सभी की हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी करा रहा हूं बोर्ड परीक्षा के लिए। और जल्द ही मैं आप सभी के लिए हिंदी विषय की महामैराथन वीडियो लेकर के आने वाला हूं। जी हां, महामैराथन वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में। चलिए यहां पर देख लेते हैं, यह जो मॉडल पेपर है, यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का और 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा पढ़ने के लिए जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। और प्रश्न पत्र जो होगा, हिंदी विषय का प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभाजित होगा। खंड आ में जो प्रश्न आएंगे 20 अंक के होंगे, यानी 20 प्रश्न होंगे और 20 अंक के होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 20 प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको कहां फिल करना है, यानी कहां पर लिखना है, कहां पर भरना है। आपको OMR सीट मिलेगी, उस पर आपको उत्तर फिल करना है। और OMR सीट, जी हां आप सभी ध्यान दीजिएगा, OMR सीट भरने का सही तरीका यदि आप सीखना चाहते हो तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने OMR सीट भरने का सही तरीका बताया है। क्योंकि यदि सही तरीके से आप नहीं भरोगे तो आपके 20 नंबर कहां मिल पाएंगे। यदि आपसे गलती हो जाएगी तो आपके नंबर भी तो कट जाएंगे। इसलिए OMR सीट भरने का सही तरीका जरूर देख लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगा आपको वीडियो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। इसके बाद जो खंड बा होगा, जिसमें 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में जो लेकर के आया हूं वर्णनात्मक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए खंड आ, जो कि होगा बहुविकल्पी प्रश्नों से संबंधित, जिसमें आएंगे 20 प्रश्न और 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, यानी आपको यहां से कुल 20 नंबर यहां से मिलने वाले हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर पहला प्रश्न कह रहा है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। विकल्प है यहां पर, पहला है ठेले पर हिमालय, दूसरा है नदी के द्वीप, तीसरा है दृष्टिकोण और चौथा है ठूठा आम। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है, ठूठा आम है। और यदि प्रश्न आ जाए कि ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जो है निबंध विधा पर आधारित रचना है। तो मैं आपको इन प्रश्नों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो 16 फरवरी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए पत्थर की लकीर है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है यहां पर, शुक्ल युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है। पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा है 1919 ईस्वी से 1938 तक और चौथा है 1938 ईस्वी से 1947 तक। तो शुक्ल युग की समय सीमा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1919 ईस्वी से 1938
1938 ईस्वी तक की जो समय सीमा है यह शुक्ल युग की समय सीमा है। तो समय सीमा से एक प्रश्न जरूर आएगा, आप ध्यान देंगे, समय सीमा से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। या तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा पूछ ली जाएगी, या प्रगतिवादी या प्रयोगवादी, या फिर शुक्ल युग की समय सीमा से एक प्रश्न निश्चित आएगा ही आएगा। आप सभी युगों की समय सीमा को स्मरण कर लीजिएगा। और आपको मैंने बताया भी है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जब आपको दी थी यानी वीडियो के द्वारा, तब आपको बताया था। अगला है यहां पर प्रश्न, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? पहला है विकल्प रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा विकल्प है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न कह रहा है रस मीमांसा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है रस मीमांसा के लेखक हैं यहां पर, पहला है विकल्प जय प्रकाश भारती, दूसरा विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, तीसरा विकल्प है गुलाब राय और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। तो रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और रस मीमांसा किस विधा पर, यदि प्रश्न आता है रस मीमांसा रचना की विधा क्या है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? आलोचना विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? पहला है विकल्प हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है बाबू गुलाब राय, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं दिए गए विकल्पों में से। अगला प्रश्न है निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? पहला है विकल्प जीवन के यथार्थ की प्रधानता, दूसरा विकल्प है बौद्धिकता की प्रधानता, तीसरा विकल्प है विकल्प का और खा दोनों, चौथा विकल्प है मुक्तक काव्य की प्रमुखता। तो आधुनिक काल की विशेषताएं क्या हैं मेरे प्यारे बच्चों? जीवन के यथार्थ की प्रधानता भी है, बौद्धिकता की भी प्रधानता है, यानी राइट आंसर है विकल्प का और खा दोनों। अगला प्रश्न है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो पहला है विकल्प यहां पर जय शंकर प्रसाद, दूसरा है विकल्प यहां पर हरिओध अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध और तीसरा विकल्प है मैथिली शरणगुप्त, चौथा विकल्प हो जाएगा बिहारी लाल। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त। और यदि प्रश्न आ जाए साकेत महाकाव्य यानी साकेत जो रचना है किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह है महाकाव्य विधा पर आधारित। मेरे प्यारे बच्चों, महाकाव्य विधा पर आधारित रचना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? पहला विकल्प है सौंदर्य भावना, दूसरा है मानवतावादी प्रवृत्ति, तीसरा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना और चौथा है यहां पर विकल्प खा एवं गा दोनों। तो प्रगतिवादी युग की दो प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं कौन सी हैं? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मानवतावादी प्रवृत्ति भी है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी है, यानी राइट आंसर है विकल्प खा एवं गा दोनों। राइट आंसर क्या है? विकल्प खा एवं गा दोनों। अगला प्रश्न यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर जहां पर लिखा होगा आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रश्न में विकल्प का खा दोनों या विकल्प खा एवं गा दोनों लिखा होगा अधिकांश रूप से वही आंसर सही होगा, ये मेरा मानना है। अगला प्रश्न है निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? पहला विकल्प है पद्माकर, दूसरा विकल्प है बिहारी लाल, तीसरा विकल्प है सूरदास और चौथा है विकल्प का एवं खा दोनों। तो मैंने आपको बताया ना कि जिस भी प्रश्न में ज्यादातर लिखा हो विकल्प का एवं खा दोनों या विकल्प गा एवं घा दोनों, तो इस तरह के प्रश्न में विकल्प ज्यादातर वही सही होगा और यहां पर सही भी है विकल्प का एवं खा दोनों। पद्माकर और बिहारी लाल ये दोनों कवि
प्रीति काल के प्रमुख कवि हैं। और सूरदास जी किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जी मेरे प्यारे बच्चों भक्ति काल, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ललित ललाम के रचयिता कौन है? पहला है विकल्प मतिराम, दूसरा है भूषण, तीसरा है बिहारी लाल और चौथा है पद्माकर। तो ललित ललाम रचना के रचयिता कौन है? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा मतिराम है। अगला प्रश्न है हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमांचल के उछाह में, निम्नलिखित में रस कौन सा है? दिए गए उदाहरण में कौन सा रस है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर पहला है विकल्प श्रृंगार रस, दूसरा विकल्प है वीर रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है हास्य रस। तो उदाहरण में स्पष्ट लिखा है यानी साफ साफ लिखा है हंसी हंसी भाजे, तो हंसी हंसी यानी हंसना है यहां पर। तो हंसना या हास्य किस रस का स्थायी भाव है? हास्य है, हास्य रस का स्थायी भाव, इसलिए यहां पर कौन सा जो है रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। उदाहरण में कौन सा रस है? हास्य रस है। अगला प्रश्न है यहां पर हरिमुख मनोहु मयंक पंक्ति में अलंकार कौन सा है? और यहां पर पहला विकल्प है अनुप्रास, दूसरा है उपमा, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है रूपक। तो मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा के अंतर्गत बताया था कि जिस भी उदाहरण में मनु मानो, मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनहु जनहु, ये जो हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। और जिस भी उदाहरण में मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि आ जाएं वहां पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और दिए गए उदाहरण में क्या आ गया है? मनहु आ गया है, ये आप देख सकते हो मनहु लिखा हुआ है जो कि उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। अगला प्रश्न है लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देखी तारक बुद बुद दे रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों पहला विकल्प है 16-16, दूसरा है 11-11, तीसरा है 13-13 और चौथा है 24-24। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग है, निर है, सहृदय है, सु है या दीर्घ आ यानी बड़ा आ है? तो सुदर्शन शब्द में सु उपसर्ग है। अगला प्रश्न है भवानी शंकर में समास कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है भवानी शंकर में समास कौन सा है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है यहां पर बहुव्रीहि समास और चौथा है तत्पुरुष समास। तो भवानी शंकर में समास कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? भवानी शंकर में मैंने आपको बताया था कि जिस भी समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की क्या हो? प्रधानता हो, वहां पर होता है द्वंद्व समास। और यहां पर भवानी और शंकर, दूसरा पद क्या है? भवानी पहला पद है, शंकर है दूसरा पद, और दोनों पदों की क्या है? प्रधानता है, इसलिए यहां पर है समास कौन सा? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प है यहां पर गम, दूसरा है गरम, तीसरा है वट और चौथा है हट। तो घबराहट शब्द में ये देख लीजिए आप सभी हट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विलोम, उपसर्ग, पर्यायवाची या प्रत्यय? तो ये सभी कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या है? पहला विकल्प है प्रति प्लस एक, दूसरा है प्रति प्लस एकम, तीसरा है प्रति प्लस एकम और चौथा है प्रत्येक प्लस मा। तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास 10th में हैं आप सभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है मधुषु रूप है, मधु शब्द का पहला विकल्प है तृतीया विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है द्वितीया विभक्ति एकवचन और चौथा विकल्प है पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो मधुषु रूप है, मधु शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न है हसेहु रूप है, हस
हस धातु का। पहला है विकल्प यहाँ पर विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, दूसरा विकल्प है यहाँ पर लंग लकार और प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा है लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, चौथा है लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन। तो हसेहु रूप है हस धातु का। राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न आएगा वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें पूछे जाएंगे 50 नंबर के प्रश्न और आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, उसमें आपको लिखना होगा। कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में परीक्षा की कॉपी लिखनी है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको दोबारा बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने का तरीका बता दूंगा। यहां पर आप देख रहे हो पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 गद्यांश आएंगे और 2 गद्यांशों के नीचे दिए होंगे 3 प्रश्न। आपको तीनों ही प्रश्नों का उत्तर करना है, यानी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना है, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल यहां से 6 नंबर। तो दूसरी बात तो इस संबंध में विचारणीय है, वह यह है कि संस्कृति अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। यह जो गद्यांश है, इस गद्यांश का पहला प्रश्न उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ का है यह गद्यांश? भारतीय संस्कृति नामक पाठ का है, जिसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। लेखक कौन है भारतीय संस्कृति नामक पाठ के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए ममता मित्रता और भारतीय संस्कृति पाठ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप ध्यान दीजिएगा, जरूर आएंगे गद्यांश। अथवा में जो गद्यांश है यहां पर अगला प्रश्न देख लीजिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। फिर क्रांति के लिए बापू ने किस तक का सहारा लिया था? इस तरीके के प्रश्न का आंसर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा जब आप अच्छे से गद्यांश पढ़ेंगे। इसके बाद अथवा में जो गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी। और यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? यहां पर है यह जो गद्यांश है ममता शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको करना क्या होगा? किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए मैंने आपको बताया ना कि 6 नंबर मिलेंगे इस बार। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस बार पद्यांश के नीचे भी दिए होंगे प्रश्न, 3 प्रश्न होंगे और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, तीनों ही प्रश्नों का, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। तो यह जो पद्यांश है इसका पहला प्रश्न आप देख लीजिए, कह रहा है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह पद्यांश लिया गया है सूरदास के पद शीर्षक पाठ से, जिसके रचयिता यानी पद शीर्षक पाठ के रचयिता हैं सूरदास जी। और सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाए 16 फरवरी को, तो आपको पहचानने की ट्रिक मैं बता रहा हूं, यानी संदर्भ लिखने की ट्रिक बता रहा हूं। यदि आप ना जान पाए तो आप देखेंगे कि सूरदास जी के प्रत्येक पद में लास्ट की लाइन में यानी आखिरी की लाइन में सूरदास यानी सूरदास या सूर ऐसा जरूर लिखा मिलेगा, यानी सूरदास जी का नाम जरूर लिखा हुआ मिलेगा। बस आप जान जाइएगा कि यह सूरदास जी का पद है और पद शीर्षक पाठ से अवतरित है। अगला है यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस बार जो भी रेखांकित अंश होगा पद्यांश में उसी की व्याख्या करनी है। जैसे कि यहां पर है उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही, तो इसमें यही व्याख्या करनी है जो रेखांकित अंश है। अगला प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। इस बार आपको मिलेंगे 5 नंबर जब आप किसी एक संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ लिखोगे और हिंदी अनुवाद करोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर गद्यांश है, कह रहा है नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम
पहेलिकायाः उत्तरम दातु समर्था न अभवत। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और इस पाठ को मैंने पूरा पढ़ा दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं वीडियो तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अथवा में जो गद्यांश है यहाँ पर इयम नगरी द्विविध धर्माणाम संगम स्थली, और यह जो पाठ है यानी ये जो गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट है यह जो है गद्यांश। और इस पाठ से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रबुद्धो ग्रामीणा और वाराणसी तथा भारतीय संस्कृति, ये 3 पाठ ऐसे हैं जहां से गद्यांश जरूर आएगा 16 फरवरी को आपकी बोर्ड परीक्षा में। अगला प्रश्न संख्या 4 कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है यहां पर पद्यांश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यह जो है पद्यांश लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और अथवा में पद्यांश है यहां पर मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। तो यह जो है पद्यांश लिया गया है वाराणसी शीर्षक पाठ से है। आपको किसी एक का ही संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना होगा जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 जो कि इस प्रकार से आएगा निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर लिखिए। तो आप देखेंगे प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न हैं। अग्र पूजा खंड काव्य हो, चाहे तुमुल खंड काव्य हो, जय सुभाष खंड काव्य हो या मुक्तिदूत हो, ज्योति जवाहर खंड काव्य हो या कर्मवीर भरत या मेवाड़ मुकुट हो या मातृभूमि के लिए या कर्ण खंड काव्य। आप कमेंट करके बताइए आप किस जिले से हैं और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य जो है पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। क्योंकि आपको करना क्या है बोर्ड परीक्षा में 16 फरवरी को प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न आएंगे। और जो भी खंड काव्य आपके जिले में, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है जिसके लिए 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो अगला प्रश्न संख्या 6 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी रचना का नाम लिखिए। तो रामचंद्र शुक्ल है, भगवत शरण उपाध्याय जी लिखा है और जय शंकर प्रसाद जी लिखा है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जय शंकर प्रसाद वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों महत्वपूर्ण लेखकों का जीवन परिचय यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 100% की मैं गारंटी देता हूं यही आएंगे 16 फरवरी को। यही जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे और 5 नंबर आप पक्का करके आना। जीवन परिचय लिखना और संबंधित लेखक की एक रचना का नाम लिखना। अगला प्रश्न संख्या 6 खा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर विकल्प में है सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरदास के साथ साथ तुलसीदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लेना और बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ये 3 ही जीवन परिचय में से कोई एक 100% पूछा ही जाएगा और आप ये 5 नंबर पक्के कर लोगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखोगे और संबंधित कवि की एक रचना का नाम लिखोगे। अगला प्रश्न संख्या 7 है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। वही श्लोक लिखना जो पेपर में ना आया हो, ये नहीं जो आए हैं यानी प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत वही आप लिख दो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है यहां पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गीतायाः कः संदेशा चंद्रशेखरा स्वनाम किम अकथयत। और तीसरा है प्रश्न कुत्र लोहमयम विज्ञातम। और अगला प्रश्न है चौथा वातात शीघ्रतरम किम अस्ति। तो आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। प्रश्न संख्या 9 है निम्नलिखित विषयों में से
से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट विषय हैं, जैसे कि है पहला विषय विज्ञान वरदान या अभिशाप, दूसरा है वन महोत्सव, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान, वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है। और अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जिसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे। तो पर्यावरण प्रदूषण पर आप जरूर निबंध तैयार कर लेना, विज्ञान वरदान या अभिशाप पर भी आप निबंध पढ़ लेना, और साथ ही आप आतंकवाद की समस्या पर भी निबंध पढ़ लेना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी मेरा प्रिय कवि पर भी निबंध तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं इन्हीं में से एक निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया है कि 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है और ऐसा ही आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, यानी यही पैटर्न रहेगा और हो सकता है यहां से भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाएं। हिंदी विषय के मैंने आपको कई मॉडल पेपर प्रोवाइड कराए हैं, कई मॉडल पेपर। यदि आप उन सभी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो तो आपसे मैं वादा करता हूं आप 70 में से 65 प्लस का स्कोर आसानी से कर लोगे, सिर्फ मॉडल पेपर तैयार करके। तो आप सभी से एक आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में शेयर कर दें और चैनल के साथ जुड़े रहें 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। जय हिंद।